ये वो हंटर है सोलो लेवलिंग में जिसने ऑरा फार्मिंग की सारी लिमिट्स तोड़ दी। अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रीड एक ऐसा बंदा जिसे लगता है कि दुनिया में शायद ही कोई उससे ज्यादा पावरफुल हो। सो एक दिन अचानक नॉर्मा सेलनर उसके पास आती है और उसे वार्न करती है कि उसने अपने ड्रीम्स में क्रिस्टोफर की डेथ देखी है। पहले तो क्रिस्टोफर को ये बात मजाक लगती है क्योंकि उससे लगता है कि इतने पावरफुल हंटर को कौन मार सकता है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो वार्निंग को सीरियसली लेता है और नॉर्मा उसे एक नंबर देती है। नंबर तो वो गोगुन ही का था, पर ताकि अगर सिचुएशन ज्यादा खराब हो तो वो संगजुन को कांटेक्ट कर सके। लेकिन कुछ दिन बाद रात के बीच क्रिस्टोफर अचानक उठता है और उसे फील होता है कि घर के अंदर अननेचुरल सा साइलेंस है। तभी सामने आता है मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी टर्नक और पीछे से एंटर करते हैं रकान और क्यूरेशा। इसका मतलब 3 मोनार्क आ चुके हैं सिर्फ एक इंसान को मारने। अब क्रिस्टोफर को समझ आ जाता है नॉर्मा का विजन सच था। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात तो ये है कि वो डर के कहीं जाता नहीं है। ये पैनल तो देखो तुम, बंदा अपना पूरा ऑरा फार्म कर रहा है। वो फुल पावर के साथ मोनार्क पर अटैक करता है और एक लेजेंडरी डायलॉग मारता है कि भाई मरने से पहले तुम तीनों में से किसी एक को तो मार के मरूंगा। 3 मोनार्क्स के सामने नेशनल लेवल हंटर भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और अगले दिन उसकी म्यूटिलेटेड बॉडी उसके डिस्ट्रॉयड मैंशन में मिलती है। और दूसरी तरफ एडम वाइट मिलता है अपने संगजिनू से और वो उसे क्रिस्टोफर रीड की डेथ के बारे में बताता है। और जब बात आती है कि सस्पेक्ट कौन है, वो संगजिनू को एक फोटो दिखाता है एंड द मोमेंट संगजिनू उस फोटो को देखता है वो एक्टिवेट करता है रूलर्स अथॉरिटी और वो एडम्स वाइट को जकड़ के रख देता है और खुली धमकी दे देता है कि तू यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला। एडम वाइट की मदद करने के लिए दूसरे हंटर्स भी आने वाले थे, लेकिन एडम वाइट खुद उन्हें बोलता है कि दूर रहो क्योंकि यहाँ एक रॉन्ग मूव और संगजिनू सबको खत्म कर देता। एडम वाइट जिन्नू को एक शॉकिंग फोटो दिखाता है। एडम बताता है कि फोटो में जो आदमी है उसने डंजन से बाहर आते ही अमेरिका के एस रैंक हंटर्स पर अटैक कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले हंटर ब्यूरो हेडक्वार्टर पे जो मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ था उसके पीछे भी वही आदमी था। जब जिन्वो उस फोटो को ध्यान से देखता है तो वो एक सेकंड के लिए कम्प्लीटली शॉक हो जाता है क्योंकि फोटो में जो आदमी है वो कोई और नहीं संगजिनू का बाप है, जिन्वो का अपना फादर जो 10 साल पहले डंजन में डिसअपियर हो गया था। एडम बताता है कि इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली है जहां अमेरिकन गवर्नमेंट इस आदमी को ऑफिशियली रेड लिस्ट क्रिमिनल डिक्लेयर करने वाली है और इस वजह से वो जिन्वो को पहले ही इन्फॉर्म कर रहा है ताकि इंटरनेशनल रिलेशंस खराब ना हो। जब जिन्वो सिर्फ एक थॉट से हंटर को हवा में उठा देता है रूलर्स अथॉरिटी के थ्रू, उस मूवमेंट पर एजेंट को समझ आ जाता है जिन्वो की पावर बिल्कुल नेशनल लेवल हंटर जैसी है। कुछ टाइम बाद इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है जहाँ दुनिया भर के टॉप गिल्ड्स और हंटर्स एक जगह गैदर होते हैं और वहाँ सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है सिर्फ एक गिल्ड का, आजिन गिल्ड, क्योंकि इस गिल्ड में सिर्फ एक ही मेंबर है और वो है संग जिन्वो। इंटरव्यू के दौरान चॉय जोंगिन एक्सप्लेन करता है जिन्वो अकेला ही 100 कॉम्बैट हंटर से ज्यादा पावरफुल है और ये भी याद दिलाता है कि जेजू आइलैंड में जो रेड हुई थी उसमें जिन्वो ने सबकी जान बचाई थी। कॉन्फ्रेंस के बाद भी जिन्वो का इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जा रहा था, इतना कि चाइना का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर लियू जी गैंग भी जिन्वो में इंटरेस्ट लेने लगता है जब उसे पता चलता है कि जिन्वो ने जायंट्स को बॉर्डर पर अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन असली टेंशन तो अब स्टार्ट होने वाली है क्योंकि अमेरिका में थॉमस आंद्रे अपने सबऑर्डिनेट हुआंग डोंगसू को वार्निंग देता है अगर उसने संग जिन्वो से रिवेंज लेने की कोशिश की तो वो उसकी डेथ सेंटेंस होगी और इसलिए थॉमस आंद्रे सीक्रेटली ऑर्डर देता है कि हुआंग डोंगसू पर नजर रखो जब तक जिन्वो अमेरिका से वापस नहीं चले जाता। इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस के बीच पूरी दुनिया की नजर सिर्फ एक बंदे पर थी, संग जिन्वो। तब एंट्री होती है एक जर्मन गिल्ड मास्टर की जो जिन्वो को देखते ही कहता है जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। लेकिन ये मजाक ज्यादा देर नहीं चलता क्योंकि जैसे ही वो जिन्वो की प्रेजेंस और उसका माना फील करता है उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि जिन्वो सिर्फ शैडो समन नहीं करता दूसरे डायमेंशन से, वो शैडो उसी के ही साथ घूमती है और इतनी बड़ी शैडो आर्मी के साथ जिन्वो अकेले ही एक कंट्री को टक्कर दे सकता है। दूसरी तरफ जिन्वो के साथ वूजिन चुल होता है जो जिन्वो का एज अ बॉडीगार्ड आता है। आई मीन सीरियसली। तभी एंट्री होती है एडम वाइट की जो जिन्वो को एक सीक्रेट मीटिंग के लिए इन्वाइट करता है। वो बताता है कि सिचुएशन काफी सीरियस है क्योंकि क्रिस्टोफर रीड की डेथ के बाद अमेरिका एक ह्यूज पावर वैक्यूम फेस कर रहा है, इसलिए हंटर ब्यूरो ने एक डिसीजन लिया है। वो जिन्वो को देना चाहते हैं कामिश का र्यून स्टोन। कामिश वो ड्रैगन है जिसने कभी ह्यूमैनिटी को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था और शॉकिंगली उसका डेड बॉडी अभी तक प्रिजर्व करके रखा गया है। और जब जिन्वो ये सुनता है तो वो तुरंत कहता है मुझे वो बॉडी देखनी है। जैसे ही वो हंटर ब्यूरो पहुंचता है वो फील करता है एक इनसेन लेवल की मैजिकल एनर्जी। 8 साल बाद भी कामिश के माना की प्रेजेंस अभी भी फील हो रही थी। गाइस मुझे माना बोलने में बार बार
बार दिक्कत हो रही है, सो अब से मैं माना के रिप्लेसमेंट में ऑरा बोलूंगा। कंटिन्यूइंग वेयर वी लेफ्ट, जिनवू के दिमाग में एक ही थॉट आता है, कामिश को अपनी शैडो आर्मी का हिस्सा बनाना। हंटर ब्यूरो समझ जाती है कि संग जिनू क्या करने वाला है और वो लोग डर जाते हैं कि इतनी बड़ी पावर अगर संग जिनू के हाथ में आ गई तो वो अनस्टॉपेबल बन जाएगा। लेकिन संग जिनू से रिलेशनशिप खराब ना हो इसलिए वो इस बात पे अग्री कर देते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए जिनवू सीधा ड्रैगन के सामने जाता है और कहता है लेकिन पहला अटेम्प्ट फेल हो जाता है। जिनवू रुकता नहीं है क्योंकि अभी भी उसके पास 2 चांसेस है। फिर वो दोबारा कमांड देता है अराइज और यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, शैडो मोनार्क ने अगर अराइज बोल दिया है तो इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। वो सडनली उस मैजिकल बैरियर को तोड़ देता है जिसमें वो इतने समय से बंद था। जिनवू डायरेक्टली उससे मॉन्स्टर लैंग्वेज में बात करता है और बताता है कि अब उसे रूलर्स को सर्व करने की जरूरत नहीं है। कामिश फिर रिवील करता है कि वो पहले ड्रैगन मोनार्क का सर्वेंट था लेकिन अब वो न्यू शैडो मोनार्क जिनवू के सामने झुकता है। वो तुरंत संग जिनवू को वार्न करता है 4 ऐसे ह्यूमंस हैं जिन्होंने रूलर्स की पावर बोरो की है। ये सुनकर जिनवू समझ जाता है कि वर्ल्ड में अब सिर्फ मोनार्क ही थ्रेट नहीं है, कुछ ह्यूमंस भी नेक्स्ट लेवल के बन चुके हैं। उस मोमेंट में जिनवू को फील होता है कि कामिश की पावर उसके सभी शैडोज से कई गुना ज्यादा है। लेकिन फिर सब कुछ उल्टा हो जाता है, शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है और कामिश धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। कामिश खुद कहता है कि वो जेलस है जिनवू के दूसरे शैडोज से क्योंकि उसकी अदर शैडोज संग जिनवू को एटर्निटी तक सर्व करने वाली थी। जिनवू के हाथ से एक इंसेन लेवल का शैडो निकल गया। वो क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड है लेकिन कंट्रोल में रहता है। उसके बाद जिनवू डिसाइड करता है कि हंटर ब्यूरो का डैमेज वो खुद कंपनसेट करेगा। दूसरी तरफ वू जिनचोल और एडम वाइट को एक शॉकिंग न्यूज मिलती है, जिनवू का बेस्ट फ्रेंड जिनहो किडनैप हो चुका है। और किडनैप इसने किया स्कैवेंजर गिल्ड। जब जिनवू को ये बात पता चली उसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि पास्ट मोमेंट में उसकी बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और इस बार वो सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करेगा। तुरंत जिनवू अपनी शैडो आर्मी को ऑर्डर देता है सर्च हिम नो मैटर व्हाट। दूसरी साइड थॉमस आंद्रे भी सिचुएशन को समझ जाता है और वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है वांग डोंग सू को ढूंढो जिनवू से पहले। लेकिन शायद अब देर हो चुकी है क्योंकि लास्ट सीन में जिनहो ब्रूटली पेटा हुआ है और उसके सामने खड़ा होता है वांग डोंग सू। जिनवू एक टॉप बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और वो इतने गुस्से में होता है कि मैं क्या बोलूं और वो सिर्फ ये सोचता है कि जिनहो को किडनैप किया किसने होगा। नॉर्मल पीपल उसे किडनैप नहीं कर सकते और वो एक डाउट में भी आता है कि क्या जिनहो को उन्होंने सिटी के बाहर ले जा लिया होगा। लेकिन अगले ही पल वो डिसाइड करता है कि नहीं, वो सिटी में ही रुकेगा और यहीं देखेगा सब कुछ। और फिर जिनहो को याद आती है वूजिन चुल की बात कि क्रिमिनल्स स्कैवेंजर गिल्ड के पास गए होंगे और फिर उसे याद आता है हुआंग डोंग सू, वो बंदा जो सिर्फ अपने भाई की डेथ का रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि कुछ समय पहले एक डंजन इंसिडेंट में सिर्फ जिनवू और जिनहो ही सर्वाइव हुए थे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हुआंग डोंग सू का ब्रदर संग जिनहो को वार्न करता है और उसको मारने के बाद वूजिन चुल भी संग जिनहो को बताता है कि हुआंग डोंग सू उसको ढूंढने के लिए कोरिया तक आया था। एंड अब संग जिनहो को और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। दूसरी तरफ थॉमस आंद्रे को जैसे ही पता चलता है कि डोंग सू ने जिनवू को चैलेंज किया है, वो तुरंत समझ जाता है ये फाइट इक्वल नहीं है और वो अपनी असिस्टेंट लॉरा को ऑर्डर देता है सारे स्कैवेंजर गिल्ड हंटर्स को वहां भेजो, मैं भी आ रहा हूँ। क्योंकि उसे पता है अगर जिनवू और डोंग सू डायरेक्टली क्लैश हुए तो डोंग सू का बचना इम्पॉसिबल है। सीन शिफ्ट होता है एक अबेंडन फैक्ट्री में जहाँ डोंग सू ने जिनहो को हॉस्टेज बनाया होता है, लेकिन वो उसे डायरेक्टली मारना नहीं चाहता। वो जिनहो को टॉर्चर करके सच्चाई बाहर निकालना चाहता है कि उस दिन उस डंजन में हुआ क्या। डोंग सू पूछता भी है क्या संग जिनहो ने मेरे भाई को मारा, लेकिन जिनहो इतना पिट चुका था कि वो बोलने की हालत में भी नहीं था। डोंग सू उसकी चेस्ट पे मारता है। वो लोग बोलते भी हैं कि ज्यादा ब्रेवरी मत दिखा, आंसर दे, और उसके हेड को पीछे दीवार पर नॉक करते हैं। और डोंग सू एक और चीज बोलता है, अगर तू नियर डेथ पे होगा तो मैं अपने हीलर से तुझे फिर से हील करवाऊंगा और फिर से पीटूंगा। तू तब तक टॉर्चर होता रहेगा जब तक तू सच नहीं बता देता, और ये फैक्ट्री जहाँ तू है ये अबेंडेंड है, तो ये तो भूल ही जा कि तुझे कोई बचाने भी आएगा। फिर जिन्हो एक चीज बोल रहा होता है और वो बोलता है फक ऑफ, और डोंग सू उसे और बुरा वाला मारता है। तभी वहाँ पे आता है शैडो आर्मी का एक ऑर्क। डोंग सू को लगता है यहाँ एक डंजन ब्रेक हुआ है। वो उसे वीक बोलकर एक ही पंच में डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक्सचेंज हो चुका है। दूसरी तरफ जिन्हो की मदर और सिस्टर न्यूज देख रहे होते हैं और सडनली बेरू को फील होता है कि उसके किंग बहुत ज्यादा गुस्से में है। और फिर फाइनल मोमेंट, वहाँ जिन्हो एक इंस्टेंट में आ जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए डोंग सू के लीवर पर एक इतना पावरफुल पंच मारता है कि डोंग सू शॉक में चला जाता है। उसे समझ ही नहीं आया बंदा आया कब, और यहीं से स्टार्ट होता है शैडो मोनार्क का रियल रेज मोड। फाइट के तुरंत बाद जिनवू सीधा अपने दोस्त योजिनो के पास जाता है और वो देखता है कि जिनहो की कंडीशन इतनी क्रिटिकल होती है कि उसका एचपी ऑलमोस्ट 10% से भी नीचे है। उस मूवमेंट पर जिनहो का गुस्सा कंट्रोल के बाहर होने लगा था। वो तुरंत अमेरिकन हीलर्स को ऑर्डर देता है उसे हील करो अभी के अभी, लेकिन स्कैवेंजर गिल्ड के हीलर्स मना कर देते हैं और वो कहते हैं वो सिर्फ अपने बॉस को फॉलो करते हैं।
जिन्वू का पेशेंस खत्म। जिन्वू उस हीलर का मुंह वहीं के एक कॉलम पे स्मैश करता है और दूसरे बंदे को अपने रूलर्स अथॉरिटी से जमीन में स्मैश करता है। दूसरी तरफ डोंगसू भी गुस्से में होता है क्योंकि उसे लगता है कि जिन्वू ने उसका भाई वोंग डोंगसू को मारा है। वो जिन्वू से पूछता भी है और जिन्वू बोलता है जाके अपने भाई से पूछ क्या हुआ था उसके साथ। ये सुनते ही डोंगसू अटैक करता है, लेकिन ये फाइट कभी इक्वल थी ही नहीं। जिन्वू उसे इजीली डोमिनेट करता है और बार बार उसे वॉल्स और पिलर्स पे फेंकता है। पूरी फाइट में डोंगसू कंप्लीटली हेल्पलेस होता है। जब जिन्वू फाइनल ब्लो देने वाला होता है ना, तब एंट्री होती है थॉमस आंद्रे की, अमेरिका का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर और स्कैवेंजर गिल्ड का लीडर। वो जिन्वू को रोकता है और कहता है उसे छोड़ दो तो मैं इस इंसिडेंट को यहीं खत्म कर दूंगा। जिन्वू रिप्लाई देता है ओए बहन के भाई, अगर नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगा तू। और वहीं से सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। अब थॉमस आंद्रे के लिए सिर्फ ये एक फाइट नहीं है, ये उसका प्राइड का मैटर बन चुका है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि थॉमस एक पुअर बैकग्राउंड से आया था, जहाँ सर्वाइव करने के लिए उसे हर दिन लड़ना पड़ता था और अपनी इंसेन स्ट्रेंथ के दम पर वो दुनिया के टॉप हंटर्स में आया। इसीलिए वो किसी के सामने झुकना एक्सेप्ट नहीं करता और अब उसके सामने खड़ा है जिन्वू। फिर थॉमस आंद्रे डायरेक्ट अटैक करने जाता है और फिर डायरेक्ट सीन चेंज होता है। दीवार तोड़ के थॉमस बाहर गिरता है, गिरता नहीं रहता तो वो खड़ा ही है, बट वो एक डिफेंसिव पोजीशन में रहता है। थॉमस के हंटर्स हेल्प के लिए आते हैं लेकिन वो उन्हें रोक देता है। ये फाइट अब सिर्फ इन दोनों के बीच है। इसके बाद जिन्वू कामली ऑर्डर देता है इग्रिस को कि जिन्वू को हॉस्पिटल ले जाओ और इग्रिस काइजल पर बैठ के तुरंत निकल जाता है। अब जिन्वू फुल फोकस में आ चुका है और फिर वो अपनी पूरी शेडो आर्मी को अराइज करता है। 100 ऑफ शेडोज एक ही कमांड पर बैटलफील्ड में आ जाते हैं। ये देखकर थॉमस आंद्रे के फेस पर फियर नहीं एक्साइटमेंट आती है। वो कहता है अब मजा आएगा। तो जैसे ही अपना थॉमस आंद्रे अपने बीस्ट मोड में एंटर करता है, पूरा बैटलफील्ड लिटरली शेक होने लगता है। वो जिन्वू को वार्न करता है अभी भी चांस है, माफी मांग और पीछे हट जा। लेकिन जिन्वू सीधा मिडल फिंगर दिखाता है और बस यहीं से थॉमस का गुस्सा कंप्लीटली एक्सप्लोड हो जाता है। अगले सेकंड वॉर स्टार्ट। एक साइड पर थॉमस आंद्रे और दूसरी साइड पर शेडो मोनार्क की आर्मी। तो फिर जिन्वू बोलता है एडवांस और जिन्वू की शेडो आर्मी डायरेक्ट अटैक करती है थॉमस की आर्मी पे। तुम ये सीन देखो, दोनों तरफ की आर्मी ऑल आउट जा रही है। दोनों अपनी अपनी फोर्सेस अनलीश कर देते हैं और बैटलफील्ड फुल केओस में कन्वर्ट हो जाता है। थॉमस एक इंसेन लेवल का अटैक करता है जो जिन्वू की शेडो आर्मी की एक पूरी लाइन को वाइप कर देता है और शॉकिंगली टस्क जैसे पावरफुल शेडो को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जिन्वू पैनिक नहीं करता, वो कामली अटैक डॉज करता है और एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ थॉमस पर स्ट्राइक करता है, पंच प्लस डैगर कॉम्बो। लेकिन थॉमस की ड्यूरेबिलिटी नेक्स्ट लेवल है, अटैक ऑलमोस्ट यूजलेस हो जाता है। तब थॉमस काउंटर करता है और एक हैवी ब्लो से जिन्वू को दूर फेंक देता है और फिर वो यूज करता है रूलर्स अथॉरिटी, या मैं कहूँ साइकोकिनेसिस, और वो ये यूज करता है जिन्वू को अपनी तरफ खींचने के लिए। अब सिचुएशन डेंजरस होने लगती है। थॉमस यहाँ पे एक और चीज कहता है संग जिन्वू को कि महसूस कर हम दोनों की स्ट्रेंथ में पावर का डिफरेंस। लेकिन तब गेम चेंज होता है। जिन्वू एक परफेक्टली कैलकुलेटेड काउंटर देता है और एयर में ही अपना रूलर्स अथॉरिटी एक्टिवेट करता है और थॉमस आंद्रे को जमीन में ही क्रश करने का सोचता है। एक तरफ से थॉमस संग जिन्वू को अपनी तरफ खींच रहा है और दूसरी तरफ से संग जिन्वू अपनी रूलर्स अथॉरिटी से थॉमस को क्रश कर रहा है। जिन्वू अपने लेफ्ट आर्म से इतना जोरदार पंच मारता है कि अपना थॉमस आंद्रे ब्लीड करने लगता है और फिर जिन्वू उसे बोलता है तू कुछ बोल रहा था कि महसूस कर हमारी स्ट्रेंथ में पावर डिफरेंस। और उसके बाद जिन्वू इतने बजाता है ना थॉमस के, इतने बजाता है कि अब थॉमस समझ जाता है ये नॉर्मल फाइट नहीं है। वो फुल पावर में जाने का डिसीजन लेता है और कहता है रीइंफोर्समेंट। साइड में एक इंपॉर्टेंट रिवील होता है कि दुनिया में ऑफिशियली सिर्फ 5 नेशनल लेवल हंटर हैं जो कामिश रेट सर्वाइव कर चुके हैं। बैक टू फाइट थॉमस एक और डेडली स्किल यूज करता है, कैप्चर। एक ब्लैक होल जैसा इफेक्ट क्रिएट होता है जो सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा होता है, इंक्लूडिंग जिन्वू की शेडो आर्मी। और इस मोमेंट पे अगर जिन्वू पे रूलर्स अथॉरिटी ना होता तो वो भी उसी के अंदर ट्रैप हो जाता। लेकिन जिन्वू लास्ट मोमेंट पर एस्केप कर लेता है। संग जिन्वू फुल सीरियस मोड में आ चुका है। दोनों के क्लैश की वजह से पूरा एरिया डिस्ट्रॉय होने लगता है और दूसरे हंटर्स को लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ता है क्योंकि ये फाइट अब नॉर्मल लेवल से बाहर जा चुकी है। थॉमस फिर से कैप्चर यूज करता है लेकिन जिन्वू अपनी रूलर्स अथॉरिटी यूज करके उसे फोर्सफुली थॉमस आंद्रे को अपनी तरफ खींचता है डायरेक्ट क्लोज कॉम्बैट के लिए और यहीं से थॉमस का गेम खत्म होना स्टार्ट होता है। जिन्वू एक के बाद एक इतने हैवी पंचेस लैंड करता है कि थॉमस का आर्मर तक ब्रेक हो जाता है। एक नेशनल लेवल हंटर जो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था वो शॉक में चला जाता है क्योंकि सामने एक मैजिक टाइप हंटर है जो कि उसको रॉ स्ट्रेंथ में ओवर पावर कर रहा है। साइड में खड़े लोग ये सब देखकर डर जाते हैं। थॉमस आंद्रे अपनी प्राइड बचाने की कोशिश करता है और वो चिल्लाता है कि मैं थॉमस आंद्रे हूँ और इतना बहुत नहीं होगा मुझे हराने के लिए। लेकिन जिन्वू बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और वो बोलता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तू कौन है। और बस संग जिन्वू के लगातार पड़ रहे पंचेस एंड एट द एंड
एंड थॉमस आंद्रे अपनी डिफीट एक्सेप्ट करता है। साइड में खड़े लोग ये सब देखकर डर जाते हैं, क्योंकि अगर दुनिया को पता चल गया कि एक नेशनल लेवल हंटर को कोई इतना डोमिनेट कर रहा है तो ग्लोबल केओस हो सकता है। थॉमस आंद्रे की इतनी हड्डियां टूट चुकी है कि गिनना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ एक और शॉकिंग ट्विस्ट होता है। हुआंग डोंगसू मर चुका होता है और जिनवू वहां से डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट सीन, जिनवू एक बिल्डिंग के टॉप पर बैठा होता है और उसके साथ होता है एक नया शेडो, जनरल रैंक सोल्जर, और वो जिनवू से कहता है कि मुझे एक नाम दो। जिनवू उसके पास्ट को याद करता है और उसको ग्रीड नाम देता है, और हाँ, ये और कोई नहीं डोंगसू ही है। अब अगले दिन जिनवू वापस इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में आता है, जहाँ ऑलरेडी उसके फाइट्स की न्यूज स्प्रेड हो चुकी होती है। रिपोर्टर्स, ऑफिशियल, टॉप हंटर्स सब उसे देख रहे होते हैं, लेकिन जिनवू बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता। वो सीधा अंदर चला जाता है अपने गोल पर फोकस, और वहाँ चाइना का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर लिू जिगैंग भी उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। अब दुनिया समझ चुकी है कि जिनवू एक अलग लेवल पे खड़ा है। थॉमस वर्सेस संग जिनवू तो खत्म हो गई, लेकिन मेरी एक्सप्लेनेशन ऑफ सोलो लेवलिंग खत्म नहीं होगी। वॉच मोर कंटेंट ऑफ सोलो लेवलिंग, सब्सक्राइब टू लास्ट लाइव।